मरकरी इन सिल्वर यानी सिल्वर अलगम लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल है, ये लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल है, इसको जरूर याद रखना, ठीक है जी। तो कुछ कुछ एग्जाम्पल जो आप गलत कर सकते हो उनको मेरी, ये क्यों नहीं रेज हुआ, हो गया, उनको याद रखना। एक और मजेदार चीज, एक और मजेदार बात, गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल आप भी अपने उसमें थोड़ा हाईलाइट कर लो ताकि ये तो स्पेसिफिकली याद रहे। H2 इन पैलेडियम, किसी को याद है? गैस एब्सॉर्ब्ड ऑन मेटल इज कॉल्ड Absorption of metals. अक्लूजन। यस, ये था ना ये वर्ड कहीं? Yes, ma'am. इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स में। अक्लूजन, हाँ, अक्लूडेड, अक्लूजन वर्ड, अक्लूडेड, ठीक है जी। अच्छा, तो ये छोटी छोटी चीजें, मतलब आज हम छोटी छोटी चीजें करने के लिए बैठे हैं जो हमारा सिलेबस कंप्लीट करे और हमारे जितने भी नॉट टू बी डन क्वेश्चंस है वो पूरे हो जाए। फिर एक्वस जिसमें पानी होता है, नॉन एक्वस जिसमें पानी नहीं होता। फिर एक बड़ी क्यूट चीज है, सॉलिड सॉल्यूशंस दो तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस, अभी मैं फोटो दिखाऊंगी फिर दोनों समझाती हूँ, और इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। देखो सॉलिड सॉल्यूशन शब्द से ही समझा रहा है कि सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिडी सॉल्यूट, सॉलिडी सॉल्वेंट, ये फर्दर दो कैटेगरीज हैं। ये दो फोटोज ध्यान से देखो, सब्स्टिट्यूशनल शब्द समझ आ रहा है? सब्स्टिट्यूट कर दिया मैम, उसको चेंज कर दिया। बिल्कुल। और इंटरस्टिशियल बीचों बीच के बीच में घुस गया मैम, बीच वाली स्पेसेस में। कैन यू बिलीव ये प्लस 2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि ए और बी दो सॉलिड्स है, ऑन मिक्सिंग, सॉरी, ए और बी दो सॉलिड्स है इन विच पार्टिकल साइज इज ऑलमोस्ट सेम, ऑन मिक्सिंग व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन विल दे फॉर्म? सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड जो सॉल्यूशन। चीजें इतनी आसान है उन पे हम ज्यादा प्रेशर क्यों लगाए? हमें पता ही है जब दोनों का साइज सेम है तो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल गेट सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। A and B are the solid atoms, particles. Size of A is very large and B is very small. On mixing, what type of solid solution will they form? Interstitial solid solutions. Substitutional के example है Alloys. Substitutional example है alloys. और interstitial का example है cast iron. आपने सुना नहीं, आगे extraction में सुनोगे, pig iron, cast iron, ये iron की varieties होती हैं। और WC, what is WC? टंगस्टन कार्बाइड। Tungsten carbide. कहाँ पढ़ा था आपने? कार्बाइड। Carbides वाले में। W पता है टंगस्टन होता है, C पता है कार्बन होता है। टंगस्टन कार्बाइड हमने इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स में पढ़ा था, गौरीश ठीक कह रहा है, ग्रुप 14 में हमने इसको पढ़ा था। अच्छा, ये एक टॉपिक हो गया, मतलब आज ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है, सॉल्यूशंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या है, ये सब पढ़ लिया। अगला टॉपिक पता है क्या, जो काफी अपने +1 से में पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा न्यू है, टॉपिक का नाम है सॉल्युबिलिटी इक्लिब्रिया। मतलब ये +1 में ये टॉपिक सॉल्युबिलिटी इक्लिब्रिया के नाम से पढ़ाया था। मैं पहले पूरा आपको रिवाइज कराती हूँ वर्बली, ताकि आपको लगे कि कितनी इजी चीज है, उसी को ही मैम दोबारा थोड़ा पॉलिश कर करके पढ़ा रही है। सॉल्युबिलिटी के दो कॉन्सेप्ट पढ़ाते थे बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड और सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, या पहले वो है तो उस पर फोकस करते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, बताओ सॉलिड्स की डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक होती है, या एंडो एक्सो? दोनों होती हैं। दोनों ही हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हो। सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी, कुछ सॉलिड्स एंडोथर्मिकली डिसॉल्व होते हैं, कुछ सॉलिड्स एक्सोथर्मिकली डिसॉल्व होते हैं। सॉलिड्स का कोई दिन ही मानिए, दोनों बातें हो सकती है। हाँ, जिस सॉलिड्स की डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच सोल्यूशन ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा एच सोल्यूशन पॉजिटिव है, आप क्या कंक्लूड करेंगे? टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। जिनका डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच सोल्यूशन लेस देन 0 है, डेल्टा एच नेगेटिव है सोल्यूशन, आप क्या बोलोगे? इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाएगी मैम। तो जैसे ना वहां हम फैक्टर्स पढ़ते थे, याद है, टेम्परेचर और प्रेशर मेन हम पढ़ते थे। तो यस, टेम्परेचर हैज इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स, एंड व्हाट अबाउट प्रेशर? डज प्रेशर हैव सम इफेक्ट? नो इफेक्ट। नो। बिल्कुल ठीक, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि गैस, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। हम नींबू पानी बना रहे हैं, हाई प्रेशर लगा देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ वो टॉपिक कैसे पॉलिश वे में लिखा है, ये सारा कुछ आपको आता था। सॉलिड्स इन लिक्विड सोल्यूशन, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखी है जी एनसीईआरटी ने, बकायदा हमने क्वेश्चन बनाया है, तो आपको याद तो करा ही देंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ डेफिनेट अमाउंट। खुद ही एनसीईआरटी लिखता है, फॉर एग्जांपल 100 ग्राम, यानी सॉल्युबिलिटी डिफाइन करनी है 100 ग्राम सॉल्वेंट में आप कितना सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो। फिर आई गेस दो वर्ड्स तो में पता ही है, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? जो पूरा भर इससे ज्यादा पूरा मतलब इसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर ऐड करेंगे तो वो हाँ, सैचुरेटेड सोल्यूशन इक्विलिब्रियम स्टेज है, आपको याद है, क्योंकि अब और ज्यादा डिसॉल्व नहीं कर सकते। और अनसैचुरेटेड जिसमें और ज्यादा डिसॉल्व कर सकते हैं। एक नया वर्ड है आपके लिए अभी, वो है सुपर सैचुरेटेड। मान लो कोई सॉलिड की डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है,
यानी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। बढ़ रही है। मैंने ना 60 डिग्री टेम्परेचर कर दिया, अच्छा खासा वो सॉलिड उसमें सॉल्युबल हो गया, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया। मुझे ऐसे ही खुराफात सूझी, मैंने ना उसमें जाके बर्फ के टुकड़े फेंक दिए 2-3। अब 60 डिग्री वाला गरम गरम था, मैंने बर्फ के टुकड़े फेंक दिए, एकदम से टेम्परेचर डाउन आया, सॉल्युबिलिटी कम हुई, तो सोल्यूट बाहर झांकने लग गया, बाहर प्रेसिपिटेट आउट हो गया। अब रीजन बड़ा वैलिड है भाई, उसकी सॉल्युबिलिटी एंडोथर्मिक थी, आप 60 डिग्री पे लेके जा रहे थे, सॉल्युबिलिटी अच्छी खासी थी, आपने टेम्परेचर गिरा दिया बर्फ डाल के 30 पे आ गया या उससे भी कम पे आ गया, ठीक है, तो एक्स सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। आप ही कह रहे हो ना एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, मतलब कम करने से कम होगी। अब वो सिचुएशन ऐसे है, पहले तो वो पूरा सोल्यूशन दिख रहा था, उसमें से कुछ सोल्यूट बाहर निकल गया, उस स्टेज को बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सो when a solution, saturated solution prepared at a high temperature is suddenly cooled, it gives a solution which contains usually more of the solute than required for the saturated solution at that temperature. Such a solution is referred to as a super saturated solution. It is usually unstable or changes to saturated solution when excess of solute comes out in the solid state. तो उसमें से वो बाहर निकल जाएगा, तो फिर वो फाइनली बचेगा तो उतना ही जितना डिसॉल्व हो सकता है। Solubility of a solid and liquid is influenced by nature of solvent and solute. एक नई बात बना दी, सारी पुरानी कहानियां पाके। Light dissolve like, बताओ आयनिक सॉलिड्स किस में सबसे ज्यादा डिसॉल्व करेंगे, पानी में या बेंजीन में? वाटर। क्यों डिसॉल्व करेंगे? पोलर है, डाइलेक्ट्रिक Yes, कांस्टेंट ma'am, तो polar. देगा मैम डिसॉल्व उसको। लाइक है, पानी पोलर है, वो भी पोलर है। मेरे को याद नहीं आ रहा, पर ना ऐसा कोई क्वेश्चन किसी एक बार एग्जामिनर ने पा दिया था आपके सोल्यूशन के चैप्टर में कि NaCl को आपने बेंजीन में डाल दिया और उसकी कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिस्कशन शुरू हो गया। अब NaCl पानी में डिसॉल्व, बेंजीन में डिसॉल्व हो रहा है क्या? नो मैम। वो तो बेंजीन में जाके ना NaCl कोलाइड बना देता है। तो कुछ क्वेश्चंस था, बट मेरे पास अभी है नहीं, ना ही मुझे ध्यान है, बस इतना हिंट ठीक है, बाकी आप खुद देख लोगे कि बेंजीन में नहीं ना डिसॉल्व हो रहा, पानी में डिसॉल्व हो रहा है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, KCl पानी में डाल रहे हैं, कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहे हैं, कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है? कैन यू नेम देम? KCl इन वाटर, आयन डाइपोल। आयन डाइपोल, वेरी गुड हर्षदीप। KCl K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटता है और आयन डाइपोल आ रहे हैं। अब बताओ, आपने HF को पानी में डाला है, कौन से फोर्सेस आए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF बोला है। HCl पानी में डाला है, HCl पानी में डाला है, HF के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HCl के साथ थोड़ी है। HCl में आएंगे डाइपोल डाइपोल। डाइपोल। अच्छा, मैंने नेफ्थलीन पानी में डाला है, नेफ्थलीन पानी में डाला है, डिसॉल्व ही नहीं करेगा मैम। चलो अगर थोड़ा बहुत डिसॉल्व कर दिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन से? Dispersion forces. नेफ्थलीन इन वाटर, नेफ्थलीन इन वाटर, Dipole induced. डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल। नेफ्थलीन नॉन पोलर, पानी पोलर, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। देखो जिस दिन मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, आपको रिक्वेस्ट करी थी बेटा 2 चीजें अच्छे से पढ़ लेना इस चैप्टर के लिए, +1 की यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के नाम, ठीक है? यहाँ भी काफी दिया हुआ है। नेफ्थलीन डिसॉल्व्स इन CCl4, नेफ्थलीन इन CCl4, लंदन, क्योंकि ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर। लंदन फोर्सेस बोलो, डिस्पर्जन फोर्सेस बोलो, तो ऐसे क्वेश्चन ना हमने तो एक ही पूछा है यहाँ पे साइनॉप्सिस में। एनसीईआरटी का भी खोलना, उसने पता नहीं कितने ही बना रखे हैं, उसमें सिर्फ ये पूछा है ये इसमें डिसॉल्व कर रहा है तो कौन से मेजर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ रहे हैं। बड़ा सिंपल बेटा, 2 पोलर में डाइपोल डाइपोल, 1 पोलर 1 नॉन पोलर में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और दोनों नॉन पोलर में डिस्पर्जन। ज्यादा लगे तो पढ़ लेना। हालांकि अगर आपने हेलिक्स के हिसाब से सोचो ना, जैसे अभी एक बच्चे ने मेरे को बोला पिछले बैच में कि मैम चैप्टर तो मुझे बहुत अच्छे से आ गया, मेरे को इजी भी लगा है, पर ना मेरे को ये पोलर नॉन पोलर वाले डाउटफुल है, तो मैं इसको पढ़ूं +1 से। मैं क्या ना, जब तेरे को चैप्टर अच्छे से आ गया ना, पहले इस चैप्टर का फ्लो अच्छे से बना ले, इसका टेस्ट दे ले 28 को, फिर तो वो खोल के पढ़ लेना, ठीक है जी? तो अगर आपको भी पोलर नॉन पोलर ढूंढने में तकलीफ होती है, ठीक है, और अगर टाइम है तो 10-15 मिनट बस उस पे लगा लेना, डाइपोल डाइपोल पे, बाद में पढ़ लेंगे। याद है ये डाइपोल मोमेंट चैप्टर में था, यानी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, सॉरी, डाइपोल मोमेंट टॉपिक में कि कोई पोलर है कि कोई नॉन पोलर है। टेम्परेचर की बात हम कर चुके हैं कि सब्सटेंसेस विद डेल्टा H सॉल्यूशन ग्रेटर देन 0 शोज कंटीन्यूअस इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। 2-3 एग्जांपल यहाँ पे आप लर्न कर सकते हो, NaNO3, NaCl, KCl। अच्छा, ये फोटो, ऐसी फोटो आपकी असाइनमेंट में भी बनाई हुई है। इस फोटो को बस देख के ये बताओ किसकी डिसोल्यूशन टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो रही है? इस ग्राफ से क्या दिख रहा है? Ce2SO43। याद हो ये सीरियम है, सीरियम सल्फेट। तो ग्राफ से देखना तो बड़ा आसान है ना, सबके ग्राफ ऊपर जा रहे हैं, इसका ग्राफ नीचे जा रहा है।
तो सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। अच्छा, सब्सटेंसेस डेल्टा सोल्यूशन लेस देन 0, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी। लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये ना इसके साथ ही होना चाहिए था 10 वाटर, ये अलग से वाटर नहीं है। और सीरियम सल्फेट। प्रेशर की पहले बात कर चुके हैं, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, अगर आप अपने सिनॉप्सिस रेफर कर रहे हो, इसके ना एग्जांपल 1 के सोल्यूशन पे हाथ रखो। ये सिर्फ एक एनसीईआरटी का एग्जांपल हम करा रहे हो, एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बेस्ड ऑन सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन एन ऑक्टेन। पहले ये डिसाइड करो एन ऑक्टेन क्या है, पोलर के नॉन पोलर? नॉन पोलर। वेरी गुड। तो नॉन पोलर में कौन ज्यादा डिसॉल्व करेंगे, नॉन पोलर वाले या पोलर? नॉन पोलर वाले। आर ऑप्शन है साइक्लोहेक्सेन, केसीएल, मेथनॉल, मिथाइल साइनाइड। सबसे ज्यादा कौन डिसॉल्व करेगा और क्यों? साइक्लोहेक्सेन। कि वो पोलर है, सॉरी वो नॉन पोलर है, लाइक हाँ नॉन पोलर है। सबसे कम कौन डिसॉल्व करेगा, सबसे कम? केसीएल। नहीं कहना, तू तो बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं करता। बचे मिथेनॉल और मिथाइल साइनाइड, कौन ज्यादा पोलर है? साइनाइड। ये दिख रहा है आपको? अच्छा खैर नहीं, मिथेनॉल ही ज्यादा पोलर है बेटा, OH है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। लेकिन ना मेरे को एक चीज याद आ गई, इसलिए मैं यहाँ लिखने बैठ गई कि ये जो CH3CN है ना, इसका कॉमन नेम है एसिटोनाइट्राइल। दिस इज एसिटोनाइट्राइल, इट्स वेरी कॉमन। IIT वालों को ये पसंद है क्वेश्चन, वो पूछते हैं। तो उन्होंने एक बार एसिटोनाइट्राइल पूछा था। तो ये पोलर है पर उतना नहीं जितना मेथनॉल। तो अब तो कॉन्सेप्ट बन गया, एन ऑक्टेन में सबसे ज्यादा सॉल्युबल है साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद कौन आएगा? सिटोनाइट्राइल। उसके बाद मिथेनॉल। और उसके बाद केसीएल। ठीक है। और मैं आपको बता रही हूँ एनसीईआरटी में से बहुत सारे क्वेश्चन है। और ठीक है, जिसको कॉन्सेप्ट आता है उसको कोई रटने थोड़ी है। फिर आ जाते हैं सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ये भी सोचो +1 में कितना पड़ा था, जब मैंने कहा था सॉलिड्स की डिसोल्यूशन कुछ भी हो सकती है, एंड और एक्सो, लेकिन गैसेस की सॉल्युबिलिटी स्ट्रिक्टली एक्सोथर्मिक। बिल्कुल। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाएगा। कम हो जाएगी सॉल्युबिलिटी। you know aquatic animals are more comfortable in cold water, water ma'am. rather than warm water because cold water has More oxygen dissolved available. oxygen. dissolved oxygen। और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ा था गैसेस की सॉल्युबिलिटी पे? Increase होता प्रेशर है। बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाती थी। यस। और अच्छे से रट लो, वापस वही चीजें काम आ रही हैं। गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है, 2 कंडीशन लगाएंगे। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। टेम्परेचर हाई प्रेशर। वेरी गुड, फिर से बोलो। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये वो चीजें जो हमें +1 से आती हैं, ठीक है जी। +2 में कॉन्सेप्ट बनाना बड़ा आसान होता है कि देखो इतना हम सीख के आए, बस उसके ऊपर ये टॉपिंग कर दो, खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है। सोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड, इन्होंने बड़ा पॉलिश वे में लिखा है। नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, ऑब्वियसली अगर कोई गैस पोलर है जैसे HCl है तो पानी में ज्यादा डिसॉल्व करेगी। O2N2 पानी में बहुत कम डिसॉल्व करती है। फिर आपको याद है इजिली लिक्विफाइबल गैसेस होती थी जिनको लिक्विफाई इजिली कर सकते थे क्योंकि उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जितनी इजिली लिक्विफाइबल गैस है ना, हमेशा याद रखना वो बड़ी अच्छी गैस होती है, वो सबके साथ अच्छे से मिलजुल जाती है, तो उसको डिसॉल्व करना भी इजी होता है। तो गैसेस विच आर इजीली लिक्विफाइबल आर मोर सॉल्युबल। जैसे CO2 इजीली लिक्विफाइबल है तो बहुत अच्छे से डिसॉल्व करती है, O2 H2N2 बहुत कम डिसॉल्व करती है। अच्छा, और जैसे O2N2 वगैरह इथेनॉल में अच्छे डिसॉल्व करती है पर पानी में अच्छे से डिसॉल्व नहीं करती है। फाइन। फिर टेम्परेचर हम पहले से याद कर चुके हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज हो जाएगी। एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फिर डॉल्फिन देख रहे हो, वही सेम बात है। वही सेम बात। अब हमेशा से तुम्हारे साथ जो होता रहा है, तुमने मुझे खुद कहा मैडम हाई प्रेशर से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तुमसे पहले हेनरी भाई साहब पैदा हो गए, उन्होंने अपना लॉ बना लिया हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ भी वही कहता है जो तुम कह रहे हो, हाई प्रेशर से गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। जिस गैस का पार्शियल प्रेशर पानी पे ज्यादा रखोगे उस गैस की सॉल्युबिलिटी पानी में ज्यादा हो जाएगी। तो प्रेशर की ये जो कहानी है ना, बेशक मत पढ़ना, ये सारा +1 वाला इक्विलिब्रियम डिस्कस करें। हेनरीज लॉ पे हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तुम्हें भी तो यही पता था प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन हाँ, हेनरी ने कुछ काम तो किया है अपना नाम लगाने के लिए। हेनरी ने इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाया। हमें सीधी लैंग्वेज पता थी, प्रेशर बढ़ाए सॉल्युबिलिटी बढ़ी, पर वो सॉल्युबिलिटी किस यूनिट में मेजर करी है? एज पर हेनरीज वो मेजर करी है
मोल फ्रैक्शन में, फिर से मोल फ्रैक्शन यूज हो रहा है, तो बी पार्ट, if we use mole fraction of gas in the solution as a measure of its solubility, then it can be said that mole fraction of gas in the solution is proportional to the partial pressure of the gas over the solution. Mole fraction directly proportional to partial pressure. बस इतना याद रखना है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला P is KHX, आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर साइन हटाया होगा। KH हेनरीज कांस्टेंट है, ये लास्ट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर है, इसके बाद सारे न्यूमेरिकल खत्म है। P is KHX, P partial pressure of gas, X mole fraction of gas और KH Henry's constant, Henry's constant. If you plot a graph between P and X, slope आएगा KH के बराबर। KH के यूनिट्स ATM और बार है, सारी RPS 8 और वो आपका टॉपिक 4 बुकलेट का, जरूर ट्राई करने बैठना आज। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ KH, KH नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, हर गैस का अपना अलग KH है। हाँ, हमें ये भी डिफाइन करना है कि सॉल्वेंट कौन सा लिया है, टेम्परेचर कौन क्या है, ये भी डिसाइड करना है। जितनी KH की वैल्यू ज्यादा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उतनी सॉल्बिलिटी कम है। जितनी KH, आप यहाँ से भी तो देख सकते हो ना, देखो यहाँ से देखो, अगर मैं पूछूं X किसके बराबर आएगा, X का फॉर्मूला क्या बनेगा, P by K. Partial P by K. P by K. X को हम सॉल्बिलिटी की मेजरमेंट मान रहे हैं ना, तो अगर KH ज्यादा है तो X कम होगा। कम होगा, ठीक है। तो KH की वैल्यू ज्यादा है, याद रखना, उतनी सॉल्बिलिटी कम है। इसमें क्वेश्चन है छोटी छोटी बातों पे, एंड काइंडली लर्न दिस ऑर्डर। हेलिक्स वालों को कुछ पता नहीं होता, किसी पे भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें KH का ऑर्डर दिया हुआ है, तो बताओ मोस्ट सॉल्युबल एंड लीस्ट सॉल्युबल गैस। Least soluble Least helium, soluble helium and most soluble HCHO. HCHO, ठीक है जी। और बल्कि यही क्वेश्चन ना आपके एग्जाम्पलर में भी है, पर एग्जाम्पलर सिस्टमेटिकली काम करता है। एग्जाम्पलर ने सबकी KH वैल्यू दी है और फिर पूछा है, तो इतना तो याद रखोगे ना, जिसकी KH वैल्यू सबसे ज्यादा उसकी सॉल्बिलिटी कम है कम है, सबसे। उसकी सॉल्बिलिटी सबसे कम है, ठीक है जी। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्बिलिटी बढ़ेगी, सॉल्बिलिटी कम होगी, ये बात कर चुके हैं। अच्छा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, टेम्परेचर बढ़ाने से KH पे क्या फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगा, इंक्रीज होगा मैम। increase. KH कांस्टेंट है, नहीं Constant नहीं KH है। कांस्टेंट है, लेकिन ऊपर लिखा हुआ टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, चेंज होता है, सॉल्वेंट के साथ चेंज होता है, नेचर ऑफ गैस के साथ चेंज होता है। डरे हुए तुम परसों से, चलो खैर। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचो, टेम्परेचर बढ़ाने से KH बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि KH बढ़ने से सॉल्बिलिटी कम होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से भी सॉल्बिलिटी कम होती है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से KH बढ़ेगा, सॉल्बिलिटी कम होगी, तो इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एज द सॉल्बिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक डॉल्फिन है, जरा पढ़ो और बताओ इसका मतलब क्या है। हाँ, थोड़ा डाल्टन्स लॉ भी आप कह सकते हो। एक्चुअली ये कह रहा है कि जैसे ना, मतलब आप पानी के ऊपर एयर पास हो रही है, तो पानी में एयर का कौन सा कंपोनेंट कितना डिसॉल्व होगा। पानी में तो बहुत सारी, सॉरी, एयर में बहुत सारी गैसेस है, तो जिस गैस का पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा, उतनी वो ज्यादा डिसॉल्व होगी। इसका एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है, वो है आपके बुकलेट में, मेरी भी पूरी कोशिश है, मेरे को बहुत पसंद है, मैं कराती भी हूँ, ठीक है। तो वहां से फिर मैं न्यूमेरिकली इस चीज को क्लियर करूंगी कि वो क्या कहना चाहता है। एक दो छोटी छोटी बातें, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के लिए गैस का आइडियल बिहेवियर होना चाहिए, टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो, जो आइडियल होता है। The pressure of the gas should be low and the temperature should be high, that is ideal behavior. और जो हमारी गैस है वो ना तो कोई कंपाउंड फॉर्मेशन करे, ना वो एसोसिएट ना डिसोसिएट करे। जैसे अमोनिया कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहा है, आगे वो डिसोसिएट कर रहा है। HCl पानी में क्या करेगा, आयनाइज Dissociate टूट जाएगा। करेगा। आयनाइज हो जाएगा। तब हेनरीज लॉ के जो फॉर्मूलाज हैं या रिजल्ट्स हैं वो नहीं लग पाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, छोटी छोटी चीजें हैं, पर इन छोटे छोटे क्वेश्चंस ही आपके रुके हुए हैं, तो ऑब्वियसली टॉपिक कंप्लीट करें। इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, पुरानी कहानी, व्हाई कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स आर सील्ड एट हाई प्रेशर, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी हो। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है हाई प्रेशर पे। बिल्कुल ठीक है। व्हाई वी गेट अ फिज व्हेन वी ओपन अ सोडा वाटर बॉटल, प्रेशर एकदम प्रेशर डिक्रीज हो जाता है मैम, डिक्रीज हो जाती है गैस When you और एकदम open a- सॉल्युबिलिटी डिफरेंस के कारण Yes. मैम। आपने कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स हाई प्रेशर पे सील करी है, आपने उसका ढक्कन खोला, बाहर प्रेशर कम है, एकदम से गैस बाहर आई क्योंकि सॉल्बिलिटी डिक्रीज हुई, सो यू गेट अ फिज, ठीक है। अगली एप्लीकेशन, इन डीप सी डाइविंग्स, जो डाइवर्स हैं
दे हैव टू कैरी द ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम। अब एक प्रॉब्लम आती थी शुरुआत में, क्योंकि नीचे बहुत प्रेशर ज्यादा है ना, प्रेशर इतना ज्यादा है पर पानी में सॉल्बिलिटी नहीं है एयर की, तो ऑक्सीजन की तो उनके पास बड़ी कम ऑक्सीजन है, तो उन्हें सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा। लेकिन प्रेशर नीचे ज्यादा है, तो जैसे वो इनहेल करेंगे, नॉर्मल एयर में O2 तो 21% है, नाइट्रोजन 79% है, ठीक है, रफली 20 और 80 की रेशियो ले लो, तो इतने हाई प्रेशर पे N2 भी ब्लड में चली जाएगी। अब O2 तो काम कर रही है ब्लड में जाके, आपके सारी प्रोसीजर्स में, मेटाबॉलिज्म में यूज हो रही है, N2 का कोई काम नहीं है, तो N2 ब्लड में जाके हमें तंग करना शुरू कर देती है, जिससे नर्व इंपल्स ब्लॉक होती, नर्व इंपल्स को इफेक्ट करता है, कैपिलरीज ब्लॉक होती है और पेनफुल और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। इस बीमारी का नाम याद रख लो, डीकम्प्रेशन सिकनेस और बेंड्स। क्या बीमारी का नाम है? Decompression sickness और bends। ठीक है, ये मतलब जो ऑब्जेक्टिव, देखो मैं आपको सब्जेक्ट भी पढ़ा रही हूँ, टॉपिक भी कंप्लीट कर रही हूँ, साथ साथ प्रिपेयर भी कर रही हूँ कि इस इजी टॉपिक से अब आपके ऑब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन तैयार होने हैं। अब इसका बचाव क्या है? To avoid this and also the toxic effect of high concentration of N2 in the blood, the cylinder used by divers are filled with air diluted with helium, 11.7% helium। ये बेटा composition आपको याद करनी पड़ेगी कि ये composition आजकल लेके जा रहे हैं, हीलियम के साथ dilute कर रहे हैं। हीलियम के साथ dilute करने में दो फायदे होंगे। पहला फायदा, अभी आपने देखा हीलियम के KH की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो फिर KH की सॉल्युबिलिटी पानी, सॉरी हीलियम की सोल्यूबल सॉल्युबिलिटी नहीं होगा वो मैम, सॉल्युबल नहीं होगा, हमारे ब्लड में भी सॉल्युबल नहीं होगा, और अगर माड़ा मोटा चला भी गया तो हीलियम इनर्ट गैस है, वो हमें इफेक्ट नहीं करेगा। तो आजकल डाइवर्स हीलियम N2 और O2 के मिक्सचर को लेके जाते हैं, और कॉम्पोजिशन के इस पे भी क्वेश्चन है हमारे असाइनमेंट में, इसलिए मैं तो सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये चीजें याद करनी है। हम अकेला ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाए मैम वो। लक्षिता, तुमने बॉटनी नहीं बायोलॉजी पढ़ी नहीं है तुमने। मेरे को तो पिछले बैच में भी एक बच्चे ने बताया कि मेरे स्कूल में +1 में क्वेश्चन आया बायो में कि प्योर ऑक्सीजन से बंदे की डेथ क्यों हो जाती है। यस मैम, कार्बन डाइऑक्साइड एक्टिवेट करने के लिए चाहिए होती है मैम। यस मैम, एक्टिवेटर चाहिए सेंटर में। हाँ, मतलब जो भी आपने बायो के हिसाब से पढ़ा है, जैसे ना, क्योंकि हर साल मैं ये चीज पढ़ाती हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, तो हर साल आपके जैसे बच्चे आते हैं तो वो कहते हैं इतना खिलारा क्यों पाते हो। नॉन मेडिकल वालों को भी पढ़ाया जिनको बायो नहीं आती, कहते इतना खिलारा क्यों पाते हो, प्योर ऑक्सीजन दो। मैं क्या बेटा, हमें अगर मिलावटी खाने की आदत पड़ चुकी है ना, तो जिस दिन मुझे प्योर खाना खिला दिया ना, तो मेरे को हजम नहीं होने वाला। ठीक है जी, तो वही बात है, हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म, हमारी पूरी बॉडी सिस्टम, हमारे लंग्स, हमारा ब्लड 21% ऑक्सीजन के लिए अडेप्टेड है। 100% ऑक्सीजन तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। हमारी बॉडी में अगर ऑक्सीजन ज्यादा प्योर में चली गई, इतने फ्री रेडिकल्स क्रिएट होंगे, इमीडिएट डेथ है। तो प्योर ऑक्सीजन इज फैटल फॉर अस। मैम फिर लेकिन नाइट्रोजन डालना क्यों जरूरी है? हमने डिस्कस किया कि इनर्ट गैस। आप समझ नहीं रहे ना, इसका मतलब पहले अगर आप ये चाहते हो कि प्योर ऑक्सीजन और साथ में हीलियम मिक्स कर दे, पहले ऑक्सीजन को प्योरीफाई करें, ऑक्सीजन को सेपरेट करें, लिक्विफिकेशन आपने उधर पढ़ा था 9th क्लास में, ठीक है, उसको पहले अलग करें, फिर उसमें दूसरी गैस मिक्स करें। कॉस्ट भी देखनी है, इफेक्टिवनेस भी देखनी है। आजकल कितनी ऑक्सीजन सिलेंडर की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो जो फैक्ट्रीज बना रही है, पता करो ना वो फैक्ट्रीज कैसे काम कर रही है। ठीक है, पहले उसको प्योरीफाई करें, इतने पैसे उस पे खर्च करें, फिर उसमें हीलियम मिक्स करें। तो वी हैव टू सी सो मेनी कंडीशंस ना। हम तो चलो बाहर खड़े होके बात कर रहे हैं, जो फील्ड में है उनको पूछना पड़ेगा कि इतनी सारी प्रिकॉशंस क्यों। चलो जी, अभी हम बहुत अंदर समुद्र में गए थे, अभी हम ऊपर चल रहे हैं। बोलो जी मैम, जो भी आपने एप्लीकेशन समझाई समझा दो। नहीं बच्चे, अभी तो टॉपिक फ्लो में चल रहा है, मैं टॉपिक खत्म करूंगी फिर समझा दूंगी। अब एनॉक्सिया, अब बहुत, हाँ बच्चे अभी मेरे को कंटिन्यू करने दो। एनॉक्सिया, हम बहुत हाई एल्टीट्यूड पे गए हैं, और वहां जाके आपने देखा होगा, कभी आप हेमकुंड साहब गए हो या कहीं भी किसी हाई ट्रैकिंग पे गए हो, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कम हो जाती है, एंड यू फील कि ऑक्सीजन कम मिल रही है आपको। हैव यू फेल्ट एनी टाइम? यस मैम। कहाँ फील किया था लक्षिता ये? मैम हम ले गए थे मैम वहां पे। हाँ, लेह लद्दाख में, वहां तो आएगी। ठीक है जी, पर्सनली मतलब मैं जैसे हेमकुंड साहब गई हूँ, तो मेरे को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बिल्कुल मरने वाली, क्योंकि ऊपर एयर का प्रेशर कम है। आपने बॉयज लॉ में पढ़ा है, एयर का प्रेशर कम है, एयर की डेंसिटी कम है, लेस एयर इज अवेलेबल फॉर ब्रीदिंग। नोजिया हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा। आपकी एनसीईआरटी लिखती है लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेस क्लाइंबर्स टू बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली। ऑफ कोर्स इतना दिमाग खराब होगा
इतना नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, एंड अ कंडीशन नोन एज एनोक्सिया। मैं बार बार आपको एक चीज समझा रही हूँ, आपको बीमारियों के नाम याद रखने हैं। ये बीमारी है एनोक्सिया। तो 3-4 बीमारियां हमने इस चैप्टर में कर ली हैं। बताओ जी, जो पैरों में स्वेलिंग हो जाती है सॉल्टी डाइट लेने से, टिप्सी डाइवर्स को कौन सी बीमारी होती है? बैंड्स और डिकम्प्रेशन सिकनेस और हाई एल्टीट्यूड पे एनोक्सिया हैव टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम। ठीक है, अच्छा यहाँ ना इसके 2 एग्जांपल्स हैं हेनरीज लॉ के। मैं हमेशा ये टॉपिक चाहे आप ऑफलाइन मिलो मुझे चाहे ऑनलाइन सिनॉप्सिस से पढ़ाती हूँ, तो आज मैं ये 2 एग्जांपल तो पक्का करा रही हूँ, फिर कॉपी में आपके अच्छे एग्जांपल भी करा दूंगी, और वो एग्जाम्पल भी डोंट वरी आपकी बुकलेट में है, आपकी आरपीएस में है, तो एक बार ट्राई करो उनको, ठीक है। फिर वो सारे मैं डाउट्स ले लूंगी, बस उससे ज्यादा हमें हेनरीज लॉ की एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। जैसे सेकंड एग्जांपल इज वेरी इजी, बट इसमें एक छोटी सी गलती हो सकती है। व्हाट मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन शुड बी प्रेजेंट इन अ ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, एज्यूम दैट N2 exert partial pressure of 0.987 bar, KH of N2 is given। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और बताओ क्या सॉल्व करना है और कैसे करेंगे, और what precaution you must take। एक्स की वैल्यू पता करनी है मैम, और ये किलो बार है, तो यूनिट्स तो सेम रखना है, मतलब सीधा क्वेश्चन है, एक्स निकालना है P/KH पर बार में रखना है। और आप यहाँ से एक बात देख रहे हो, N2 की मोल फ्रैक्शन वाटर में बहुत कम आ रही है, इससे प्रूव हो रहा है N2 पानी में बहुत ही कम सॉल्युबल है। जो अगला एग्जांपल है, रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू खुद सोचो, इतने कॉन्सेंट्रेशन यूनिट आ गया, कोई नई चीज नहीं, बस फॉर्मूला नया था, P = KHX, वो तो होगी बात। O2 is bubbled through water at 293 Kelvin, assuming that O2 exert a partial pressure of 0.98 bar, प्रेशर मिल गया। कैलकुलेट solubility of O2 in ग्राम पर लीटर, ये यूनिट्स पे चाहिए अब आपको। वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट दी हुई है, वो किलो बार में दी है। सबसे पहला स्टेप तो क्या करेंगे, बार में कन्वर्ट कर लेंगे। अगला स्टेप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। यहाँ तक तो सीधा क्वेश्चन है। अब ये मोल फ्रैक्शन से सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर चाहिए, पहले तो इसको एनालाइज करो और हर चीज को ठंडे दिमाग से सोचो। ग्राम्स किसके, O2 के, लीटर किसका, पानी का, सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, ठीक है जी। तो अब आपने पहले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकाल लिया, इट इज, और आप फिर से देख लो वैल्यू बहुत कम है, बार बार दिखा रही हूँ कि ये जो गैसेस है ना पानी में बहुत ही कम सॉल्युबल है। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला वैसे होता है मोल्स ऑफ O2 बाय मोल्स ऑफ O2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर, बट यू सी इट इज वेरी लेस, यानी O2 के मोल्स बहुत कम है, तो बड़े आराम से डिनोमिनेटर से हम इसको हमेशा ही हटा देते हैं। ओके जी, अब यहां से आप O2 के मोल्स निकाल लोगे, और 1 लीटर पानी है तो पानी के मोल्स 55.6। यहाँ से पानी के O2 के मोल्स आए, और मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई किया तो वेट आया। जितने भी क्वेश्चन असाइनमेंट में है ना वो तो पक्का आपसे होंगे, इवन आरपीएस के भी। बुकलेट का एक आधा अड़ सकता है, वो वैसे ही मैंने कराने का सोचा ही हुआ है, मैंने कराना चाहे बुकलेट के डाउट्स में करा दूं चाहे वैसे। तो आप ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग से पकड़ो भी। पहले मोल फ्रैक्शन आ गया, मोल फ्रैक्शन है मोल्स ऑफ गैस बाय मोल्स ऑफ वाटर, डिनोमिनेटर से हमने उसके मोल्स को हटा ही दिया गैस के। फिर आपको पानी का वॉल्यूम दिया होगा, कोई 100 ml बोल देगा, कोई 1 लीटर बोल देगा, उसमें पानी के मोल्स आ गए, पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, और उससे फिर आप उसका मोल्स निकालो, उसका मास निकालो। तो ट्राई फॉर असाइनमेंट और आरपीएस पक्का ट्राई करने बैठो, इवन बुकलेट भी। अब आपका सिनेरियो ये रहेगा, जैसे ही ये मेरा तामझाम खत्म होएगा, मैं आरपीएस पूरी खत्म करके असाइनमेंट फिर बुकलेट। अब ये मेरा ये वाला सीक्वेंस रहेगा, आरपीएस असाइनमेंट बुकलेट। हालांकि कितनी देर लगती है, जैसे पिछले बैच में तो पूरा लेक्चर ही ऑलमोस्ट मेरा लग गया इनको कराने में, उनका थोड़ा रहता भी ज्यादा था, आपका थोड़ा सा आ गया सिलेबस। अच्छा, ये सारे यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। आज मैंने ये भी प्रॉमिस करा था कि आज हमने साइनॉप्सिस फिर से खोला हुआ है, किसी पेज पे कोई डाउट होगा बीच बीच में वो भी पूछ लेना, लास्ट में भी मैं पूछ लूंगी आपसे, ठीक है। जरूर यहाँ से परसेंटेज, ये सारे फॉर्मूलाज देखें ताकि एक बार रिवाइज हो जाए। हालांकि अगर आपने अपनी कॉपी से करा है +1 से तो इट इज ओके। फिर यहाँ पे वो सारी टर्म्स हैं, वैसे तो कल इसके डाउट्स भी ले लिए, काफी डिस्कशन भी हो गया। ये देखो, मोलर, नॉर्मल, सेमी मोलर, सेमी नॉर्मल, डेसी मोलर, मिली मोलर, ठीक है। ये सारी टर्म्स, अगर आपको कोई डाउट है तो आप इनको जरूर करना। अच्छा, ये सारा कुछ वैसे मैंने कॉपी में आपको करा दिया, सारा वेपर प्रेशर फैक्टर्स, ये हम सारा काम कर चुके हैं। आपको ये टर्म्स पढ़ाई थी, मुझे ऐसा याद आ रहा है।
फ्लोरोसेंट डेलिक्वेसेंट मैम यस मैम यही आपका कर ली सिलेबस थी आगे मैम। था, तो मुझे ये ध्यान था कि आपको ये करा देता। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी गलती है, मैंने उस दिन नोटिस नहीं करी। ये कॉपर सल्फेट 5 वाटर, कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर कराई थी करेक्शन मैंने? हाँ, मेरे को लग रहा है इट इज कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर, हाइड्रेटेड बनेगा ना, तो ये गलत लिखा हुआ है यहाँ, सॉलिड काट के यहाँ पे मैं लिख दूं। ऐसे मैम बोलो जी। मैम हेनरीज लॉ में और जो रॉल्स लॉ है उनमें डिफरेंस क्या आएगा देखा जाए तो? हाँ, ये ना क्वेश्चन अक्सर मिलता है, यहाँ है भी, मैं अभी पढ़ा देती हूँ। अब आप दोनों के फॉर्मूलाज याद करो क्या है। P is equal to LKH अगर into H. इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए करें तो राउल्ट्स लॉ है PA is X, PA नॉट XA है ना, और हेनरीज लॉ है P is equal to KH, यानी दोनों सेम है, बस दोनों के कांस्टेंट अलग अलग है। यहाँ कहीं क्वेश्चन था, किसी को दिख रहा है? मेरे को यहाँ से दिखना थोड़ा मुश्किल लगता है, जहाँ लिखा है कि राउल्ट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज। कौन सा पेज है? 30 मैम। 30 आगे ही जाए ना। हाँ, ये देखो राउल्ट्स लॉ, क्योंकि ना ये एनसीईआरटी ने भी लिखा है एक्चुअली, वैसे इसमें कोई बड़ा ढंग का कुछ नहीं है, बट जो लिखा है वो ही चेपाते हैं जब भी कुछ पूछते। राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, द सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड कैन बी टेकन एज अ सॉल्यूशन इन विच वन ऑफ द कंपोनेंट इज सो वोलेटाइल दैट इट एग्जिस्ट एज अ गैस। मतलब नॉर्मली हम राउल्ट्स लॉ में दोनों वोलेटाइल लेते हैं। कंपेयरिंग PA is PA not XA and P is KHX, it is observed that Raoult's law become a special case of Henry's law in which KH becomes equal to PA not। मैम तो फिर यही लिखना है जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन। बोलो मैम फिर इनका रिलेशन तो सेम ही होएगा देखा जाए, बस KH और PA नॉट डिफरेंट। हाँ, तो मतलब अगर जैसे ना स्कूल एग्जाम में वैसे कभी आया नहीं है, बट क्योंकि एनसीईआरटी में है, तो चलो आपके स्कूल वाले पूछ ले एक्सप्लेन हाउ राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, तो जो यहाँ पे लिखा है दोनों को कंपेयर करके इतना ही मतलब आपको लिख के आना है। अच्छा, ये देखो, ये बहुत सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, एनसीईआरटी के नहीं एक्स्ट्रा एग्जांपल्स है। जैसे कल हमें ढूंढना पड़ रहा था ना, वो कहाँ गया वो, जब हम साइनॉप्सिस बुकलेट के डाउट्स ले रहे थे, तो वो जो था बेंजीन और क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल, तो आप लोग कह रहे थे ज्यादातर एग्जांपल है, मेरे ख्याल से तो यहाँ सारे एग्जांपल है। देखो क्लोरोफॉर्म बेंजीन नेगेटिव डेविएशन में, वहां पॉजिटिव में दिया था, और एसिटिक एसिड पिरिडीन भी वहां था। आप कह रहे थे ये नहीं है साइनॉप्सिस में, तो मैं उन बच्चों को दिखाना चाहती हूँ साइनॉप्सिस में है। हालांकि मैंने कभी नहीं जोर दिया, अभी आपको ये सारे करने है, एनसीईआरटी लर्न कर लो, बहुत है। सिलिकॉन वाला, अब एक बहुत ही क्यूट सा टॉपिक। हाँ जी, सिलिकॉन वाला भी था ना उसमें ऑब्जेक्टिव में। हाँ, सिलिकॉन वाला नहीं है, वो बड़ी आसानी से हो जाता है, क्योंकि SiCl4 और CCl4 दोनों नॉन पोलर है, नाम भी सेम है। मैंने बोला था ना कार्बन टेट्राक्लोराइड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, नाम सेम है, उसमें आइडियल। हाँ, वो नहीं है, पर बाकी है। अच्छा, फिर एक टॉपिक जो एजियोट्रॉप का छोड़ा हुआ है उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। मैं ना एक्चुअली हमने आपको +1 में प्योरिफिकेशन वाला टॉपिक बाई चांस नहीं करा पाए, अगर कराया होता तो फिर कुछ भी नहीं था, अभी भी कुछ खास नहीं है। 9th क्लास में आपने डिस्टिलेशन शब्द सुना है, सिंपल डिस्टिलेशन, हैव यू हर्ड दैट वर्ड? यस मैम। हाँ, तो बस वो वर्ड की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं। तो मैं ना सबके लिए क्लियर करती हूँ, क्योंकि 9th क्लास तो बहुत पीछे छूट गई, 3 साल पहले करा था। अगर 2 लिक्विड है, दोनों मिसिबल है, यानी उन्होंने एक सोल्यूशन बनाया हुआ है, हमारा मन किया हमने इन दोनों लिक्विड को सेपरेट करना है। एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री, एक का 90 डिग्री, लेट अस सपोज अच्छा खासा डिफरेंस है 30 डिग्री का। हमने क्या करना है, एक कॉनिकल एक राउंड बॉटम फ्लास्क में उनको गर्म करना है, ठीक है जी। ऊपर कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर क्या करेगा, जैसे वेपर्स ऊपर उठेंगे ना, उन्हें कंडेंस कर करके दूसरे बीकर में डालता जाएगा। तो हमने दोनों को बॉईल करना शुरू करा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है 60 डिग्री है, ऑफ कोर्स वो पहले बॉईल ऑफ होगा, कंडेंसर में पहुंचेगा, कंडेंस होकर अलग आ जाएगा। फिर आप तो कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हो, फिर 90 डिग्री पहुंचेगा टेम्परेचर, दूसरा बॉईल होगा, कंडेंसर में जाएगा, अलग बीकर रख लो, सेपरेट हो जाएगा। दिस प्रोसीजर ऑफ सेपरेटिंग द 2 लिक्विड्स बाय व्हिच डिफर इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। इस टेक्निक को बोलते हैं डिस्टिलेशन। ये सिंपल डिस्टिलेशन है, 25-30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो तो आराम से लगती है। लेकिन एक होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो इसकी थोड़ी एडवांस टेक्निक होती है, जिसमें आपको 10-15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का अगर डिफरेंस है उनको भी कर सकते हैं। पढ़ेंगे जरूर, मैं देखती हूँ कहाँ बेस्ट फिट होएगा ये टॉपिक, सर से डिस्कस करके वहां कराऊंगी आपको प्योरिफिकेशन। अच्छा एनीवेज, लेकिन आज आपको एक नई बात पढ़ा रही हूँ जो +1 में नहीं थी।
ये जो आप कहते हो ना भी आपने दो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग हैं, आपने डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लिया और 100% सेपरेशन होगी, ये सिर्फ तभी होगी अगर वो आइडियल सोल्यूशन है। नॉन आइडियल में सेपरेशन ही नहीं होगी। 100 मतलब सेपरेशन होगी पर 100% हो जाए ये नहीं है, 70-80% के बाद वो खत्म हो जाएगी। बच्चे कहता है ऐसी क्या मुसीबत आ गई। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, नॉन आइडियल सोल्यूशन में एक खासियत होती है, किसी एक पर्टिकुलर, देखो ना आप डिस्टिलेशन पे लगाई जा रहे हो, एक बॉयल ऑफ के होके जाता जा रहा है, दूसरा बीच में पड़ा है, कॉम्पोजिशन तो पल पल चेंज हो रही है। एट अ पर्टिकुलर स्टेज एक कॉन्सेंट्रेशन पहुंच जाती है जिसे बोलते हैं एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप शब्द ही समझाना अगले 15 मिनट, मैंने फोकस करें, ध्यान से क्या समझा रही हूँ। एजियोट्रॉपिक कंसंट्रेशन पे दोनों कंपोनेंट का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा। एक एजियोट्रॉपिक कंसंट्रेशन बनेगी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, एक ना कंसंट्रेशन पक्का ऐसी होती है जिसपे दोनों का वेपर प्रेशर सेम है। अब प्रैक्टिकली सोचो, कंसेप्चुअली सोचो, दोनों लिक्विड्स का वेपर प्रेशर सेम हो गया तो विल दे बॉयल टुगेदर और नॉट? टुगेदर दे विल बॉयल, इकट्ठे ही होंगे टुगेदर, बिकॉज ऑब्वियसली क्योंकि वेपर प्रेशर सेम है। तो इफ दे आर बॉइलिंग टुगेदर विल यू बी एबल टू सेपरेट देम? नो मैम, नो। सबसे जरूरी बात, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एक एजियोट्रॉपिक कंसंट्रेशन बनती है जहां पे जाके दोनों लिक्विड्स इकट्ठे बॉयल ऑफ करते हैं क्योंकि उनका वेपर प्रेशर सेम हो जाता है और वहां आप उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते हो। यहां से हमारा टॉपिक शुरू होता है, बहुत इजी है बट नई चीज है। और हमने ना पूरी डिटेल दी है कि बच्चे को कुछ भी याद नहीं है ना 9th का या +1 का, तो भी वो शुरू से पकड़ ले। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम बाइनरी सॉल्यूशन, द कंपोनेंट्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या सिंपल डिस्टिलेशन। मेनी नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इंडिविजुअल प्योर कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दिस इज बिकॉज सच मिक्सचर फॉर्म एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप का दूसरा नाम याद रखना, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो पहली चीज क्लास में सारा याद करके बैठेंगे इसको। एजियोट्रॉप्स के दो और नाम, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। An azeotrope is a mixture of two or more liquid with a definite composition which cannot be altered by distillation। हिंदी भाषा में इसका मतलब है यहाँ दोनों के वेपर प्रेशर सेम हो जाएंगे, डिस्टिलेशन में भी वो इकट्ठे जा रहे हैं, उनमें आप भेदभाव नहीं कर सकते। At this concentration the mixture behaves like a pure liquid। Why they use the word pure liquid? बिकॉज एक ही तरह के, मतलब एक ही आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। आइडियल वर्ड तो हटा दो, पर दोनों में कोई भेदभाव ही नहीं रहा, इकट्ठे ही चल रहे हैं, तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन देम? बिहेव्स लाइक अ प्योर लिक्विड एंड डिस्टिलेट एज सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ लिक्विड मिक्सचर। और एजियोट्रॉप पे ना XA, ये जरूर यहाँ मेंशन करना, XA by XB इज इक्वल टू YA by YB। यानी जो रेशो इनकी सोल्यूशन फेज में है ना, वही रेशो इनकी वेपर फेज में हो जाती है जब ये एजियोट्रॉप पे पहुंचते हैं। अगली कहानी, fractional distillation is able to concentrate the non-ideal solution to at best the azeotropic composition। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी जो डिस्टिलेशन है वो सिर्फ एजियोट्रॉपिक कॉन्सेंट्रेशन तक ही पास काम करती है। वंस दिस कॉम्पोजिशन हैज बीन अचीव्ड द लिक्विड एंड वेपर्स हैव सेम कॉम्पोजिशन एंड नो एडिशनल फ्रैक्शनेशन अकर। ठीक है जी, बोथ द कंपोनेंट्स एट एजियोट्रॉपिक कॉन्सेंट्रेशन हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट्स एंड द मिक्सचर बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका बड़ा फेमस क्वेश्चन है, मतलब अगर हमने एजियोट्रॉप पढ़ाया है, एक आधा क्वेश्चन तो चलो पेपर में डाल लेंगे। पता क्या क्वेश्चन पाते हैं, इथेनॉल और वाटर ने एजियोट्रॉप बना लिया, अभी बताऊंगी कब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। इथेनॉल वाटर मिक्सचर का एजियोट्रॉप बन चुका है। एट दिस एजियोट्रॉपिक कॉन्सेंट्रेशन इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन प्योर इथेनॉल, प्योर वाटर, थर्ड ऑप्शन बोथ प्योर इथेनॉल एंड प्योर वाटर, फोर्थ ऑप्शन नीदर प्योर इथेनॉल नॉर प्योर वाटर। Neither pure ethanol ethanol and and water। देखो जो बच्चा क्लास में इस टॉपिक को ध्यान से सुनो उसको पता ही है, अभी एजियोट्रॉप पे एक ही बात मैडम बार बार बता रही है, अभी एक ही बात चीख रही है कि दोनों इकट्ठे चले जाते हैं तो भेदभाव हो ही नहीं सकता, तो सेपरेशन कहाँ से होगी, यही मेन पॉइंट है। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस करी थी, मैंने टेबल पहले ही कंप्लीट करा दिया था, अभी बताऊंगी, उसमें थोड़ी और कंप्लीशन कर लेना, फिर साइनॉप्सिस से इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। मैंने आपको आइडियल में लिखवाया था दे डू नॉट फॉर्म एजियोट्रॉप, क्योंकि आइडियल में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन नॉन आइडियल में मैंने दो बातें लिखवाई थी, एक पॉजिटिव में लिखवाया था मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और नेगेटिव में लिखवाया था मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब मैं वो सारे मीनिंग सारी बातें एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, एजियोट्रॉप्स आर ऑफ टू टाइप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स।
पहले ना मैं इसकी फोटो समझाती हूँ आपको ऊपर से, फिर हम यहाँ पढ़ेंगे। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप तब बनते हैं व्हेन द सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन। अब आपको याद है जब सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करता है तो उसका वेपर प्रेशर, उसका टोटल वेपर प्रेशर, ये देखो ग्रीन लाइन से दिख रहा है, इसका टोटल वेपर प्रेशर कम हो जाता है आइडियल से। एक स्टेज आपको ऐसी दिख रही है जहां पे वेपर प्रेशर बिल्कुल लोएस्ट हो गया, दिख रहा है आपको? यस मैम। सोचो यहाँ ये जो वेपर प्रेशर बिल्कुल लोएस्ट हो जाता है ना, ये एजियोट्रॉपिक स्टेज है, जहां वेपर प्रेशर लोएस्ट हो जाता है, दिस इज एजियोट्रॉपिक। तो सोचो इस स्टेज पे वेपर प्रेशर लोएस्ट हो गया, व्हाट अबाउट बॉइलिंग पॉइंट? लोएस्ट हाईएस्ट हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। हमने डाउट सेशन लगाया तो जिनका वेपर प्रेशर सबसे कम है उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो याद रखना जब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनते हैं वो तब बनते हैं जब सोल्यूशन में नेगेटिव डेविएशन है। ये वाला सोल्यूशन में एक कंपोजिशन ऐसी आएगी जहां वेपर प्रेशर लीस्ट है तो बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है। और इस बात को बोलने का मतलब पता क्या है? हियर द एजियोट्रॉप विल बॉयल एट अ टेम्परेचर हायर देन ईदर ऑफ द कंपोनेंट। वो जो एजियोट्रॉप मिक्सचर बनेगा, मतलब प्योर लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है, उसमें जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों कंपोनेंट से ज्यादा है। अब इसको पढ़ते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। Maximum boiling azeotrops, these are the mixtures formed by non-ideal solution showing negative deviation. At one of the intermediate compositions, the total vapor pressure is the least and the boiling point of the mixture is highest. Vapor pressure सबसे कम है तो boiling point सबसे ज्यादा है, ठीक है, and is more than either of the pure component. Azeotrope का boiling point दोनों component से ज्यादा आएगा। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड जब 68% पहुंचेगा और पानी, किसी को याद है नाइट्रिक एसिड पानी में कौन सी डेविएशन होती थी? नेगेटिव डेविएशन। हमने ट्रिक भी बताई थी कि एसिड पानी में यूजुअली नेगेटिव डेविएशन का केसेस है, ठीक है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन रहा है विच बॉइल्स एट अ टेम्परेचर 393.5, जबकि प्योर नाइट्रिक एसिड का 359.3 केल्विन है और वाटर का 373। तो तुम खुद देख सकते हो ये एजियोट्रॉप एक ऐसे टेम्परेचर पे बॉइल कर रहा है जो दोनों कंपोनेंट से ज्यादा है। याद क्या करना है? ये बॉइलिंग पॉइंट तो बिल्कुल याद नहीं करने, हाँ कॉम्पोजिशन याद करनी है। तो हमने क्या याद करना है? जिन सोल्यूशन में नेगेटिव डेविएशन होती है वो कौन से एजियोट्रॉप बनाते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैम जो व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप? कि दोनों कंपोनेंट्स से उसका बॉइलिंग पॉइंट, दोनों कंपोनेंट्स जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मिक्सचर्स formed by non-ideal solutions showing negative deviation. Maximum boiling azeotrope means this azeotrope has a boiling point higher than either of the component. और इसका एक एग्जांपल याद रखना है with composition. Nitric acid and water mixture forms azeotrope at what concentration? 68% of HNO3 and 32% of water. Water by mass. हाँ लक्षिता, आप बोलो, आप क्या कह रहे थे? मैम ये डाउट था कि वैसे इसमें डेविएशन इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुई है, अगर हम देखें कि मिक्स पर वो हमने सल्यूट के लिए देखा था ना कि वो वाला, तो नहीं वो बिल्कुल जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला वो एंटायरली अलग है, वो एंटायरली अलग है। जैसे ना आपकी बात पे मैं अभी आऊंगी, मैं इसकी नेक्स्ट वाला स्टेप समझा के फिर आपके क्वेश्चन पे आऊंगा। अगर मैं बाय चांस भूल गई तो तुम मुझे दोबारा टोक देना। जैसे अभी मैं सोच रही थी एक बार फ्लो में हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स पढ़ ले। अगर तुमने मैक्सिमम को अच्छे से याद कर लिया तो मिनिमम तो अपने आप ही याद हो गए। बताओ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहाँ बनेंगे? व्हेन द सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में एक स्टेज पे वेपर प्रेशर हो जाएगा हाईएस्ट, वेपर प्रेशर हाईएस्ट हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप विल बॉयल एट अ टेम्परेचर lower than the individual boiling points of the. वेरी गुड। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है इथेनॉल 95.5% और वाटर 4.5% बाय वॉल्यूम। और तुम खुद टेम्परेचर्स देखो, मैं एक चीज चेक करना चाह रही हूँ कि बाय वॉल्यूम ये टेम्परेचर्स दोनों से कम है। आपको ना सिर्फ कॉम्पोजिशन याद रखनी है, ऐसे बॉइलिंग पॉइंट नहीं। और एक चीज मैं सजेस्ट करी थी कि जो आपने टेबल बनाए थे ताकि बाद में साइनॉप्सिस से पढ़ना भूल भी जाओ तो ये मिस ना होए, तो जहां हमने टेबल बनवाया मैंने इतना तो बनवा दिया। आइडियल में एजियोट्रॉप नहीं बनते हैं, नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन में मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, बस नीचे कॉम्पोजिशन लिख देना। फॉर एग्जांपल इथेनॉल वाटर 95.5% इथेनॉल और 4.5% वाटर, और नेगेटिव डेविएशन में नाइट्रिक एसिड और वाटर। अब ना जैसे मैं उस क्वेश्चन पे आ रही हूँ लक्षिता, जो हम बात कर रहे थे
कि एक ना क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में, अगर आप पानी में NaCl डालोगे तो बॉइलिंग पॉइंट, पानी में इंक्रीज NaCl हो डालोगे जाएगा, इंक्रीज हो Increase हो जाएगा। जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आपने पानी में इथेनॉल डाला, कम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि पानी में इथेनॉल डाला वो पॉजिटिव डेविएशन वाला बना, पॉजिटिव डेविएशन मतलब वो मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप बनेंगे, तो वो कम हो जाएगा। यानी ये उससे मैच कर रहा है उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, बट ये इंटायरली अलग चीज है। मैम बोलो जी। मैम जो आप अभी ग्राफ देके नहीं समझा रहे थे, प्लीज ग्राफ से समझा सकते हो आप? अच्छा नहीं, एक चीज ना, मतलब पढ़ा के मुझे लगता है हम लोग भी ब्रश अप हो रहे हैं, तो मेरे को ना ये थोड़ा हैरानी सी लग रही थी, क्योंकि इस पे हमने कभी कोई क्वेश्चन नहीं है, पर एक मजेदार चीज मैं एनसीईआरटी देख रही हूँ, यहाँ उसने बाय मास कॉम्पोजिशन बोला है और ये वाली कॉम्पोजिशन उसने बाय वॉल्यूम बोली है। मुझे भी आज ही नोटिस हुआ, तो मुझे लगा आपको दिखा दूं। वैसे इस पे कभी कोई क्वेश्चन बना नहीं, वरना फिर मुझे ध्यान होता। मैं यहाँ से ऐसे दिखा रही थी बेटा जी, कि जैसे ये एक स्टेज आई जहां वेपर प्रेशर हाईएस्ट पहुंच गया, अगर वेपर प्रेशर यहाँ हाईएस्ट पहुंच गया है तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या पहुंच जाएगा? कम हो जाएगा, लोएस्ट। तो दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैम हाँ जी बच्चे। मतलब फिर हम एजियोट्रॉप्स को प्योर स्टेट में कभी भी नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि अब मान लो, इसका मतलब देखो नाइट्रिक एसिड की तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, पर इथेनॉल की तो बहुत फिक्र है ना, मुझे तो इथेनॉल की इतनी जरूरत पड़ती है। तो मतलब कभी भी 100% इथेनॉल नहीं मिलता, प्योर मिलता है, फिर और टिपिकल काम करना पड़ता है। आप इथेनॉल और वाटर 95.5% पे वो हो जाएंगे, फिर इसके साथ एक तीसरा कंपोनेंट मिक्स करो, फिर इनकी आइसोट्रोपिक कंपोजिशन बिगड़ेगी, फिर 100% बनता है वो। मतलब हमारे मेडिकल नॉन मेडिकल की तो बात नहीं, +2 में वो है ही नहीं है, पर अच्छा बच्चा पूछता है, मतलब फिर 100% इथेनॉल नहीं बनता है ना, उसको बोलते तो है एब्सोल्यूट अल्कोहल। 100% बनता है, पर फिर उसको बनाने का टेक्निक अलग होती है, इनसे नहीं बनेगा, यहाँ तो यहीं रुक जाएगा। अच्छा, मैं ऐसे पेज इधर उधर पलट रही हूँ, मुझे लगता है मैंने जितना थ्योरी पढ़ानी थी साइनॉप्सिस से आपके बैच में डन होगी। फटाफट से देख लो कोई पेज पे साइनॉप्सिस के किसी पेज पे कोई डाउट है, क्योंकि साइनॉप्सिस खुले है, वरना मैं बंद करके कॉपी पे आ रही हूँ। एप्लीकेशन बता दो हेनरीज लॉ की। हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन एक तो वही +1 वाली है कि कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स आर सील्ड एट हाई प्रेशर, क्योंकि हाई प्रेशर पे गैस की सॉल्बिलिटी बढ़ जाती है। ये जो डीप सी डाइवर्स हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, पहले नॉर्मल एयर लेके जाते थे जिसमें O2 के साथ साथ बहुत ज्यादा 79% N2 है। N2 ब्लड में जब जाती है ना, तो उनको एक पेनफुल कंडीशन हो जाती है, उसे कहते हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस और सी सिकनेस। उसको अवॉइड करने के लिए आजकल हम हीलियम के साथ एयर को डिल्यूट करते हैं। हीलियम का KH बहुत ज्यादा है, सॉल्बिलिटी बहुत कम है, और हीलियम का वैसे भी नॉन रिएक्टिव है, इनर्ट है। बच्चे साइनॉप्सिस में कोई भी और डाउट? मैम HNO3 और इथेनॉल जो वाटर में, इनमें सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा? ऑफ कोर्स HNO3, यानी इस कॉम्पोजिशन पे बात करो ना, ये तो कॉम्पोजिशन बीच में बनी है। अदरवाइज जब हमने स्टार्ट किया था तो नाइट्रिक एसिड पानी में डाला था, यानी नाइट्रिक एसिड वाज सॉल्यूट एंड वाटर वाज सॉल्वेंट। अब ये तो कॉम्पोजिशन एजियोट्रॉप पे बनी है, ये हमने नहीं ली है। ओके मैम। 29 पेज। ये कौन सा पेज है, किसी को पता है? ये जो कॉलिगेटिव वाला देख लो मैं जरा। 33। बस फिर ऊपर चलते हैं, 29 पेज। और रुक जा, हाँ जी बताओ। मैम इसमें जो ये टॉपिक नहीं है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हाँ इसका सेकंड पैराग्राफ में जो इन्होंने रीजन बताया हुआ एक्सप्लेनेशन प्रेशर कम, ये एक्सप्लेन, हाँ बताओ, मतलब ये एक्सप्लेन करो। यस मैम, जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है इन अ प्योर लिक्विड, ये एनसीईआरटी यही एक्सप्लेनेशन देती है। एक्चुअली एनसीईआरटी कहता है जब प्योर लिक्विड है तो पूरी सरफेस पे सिर्फ लिक्विड ही लिक्विड है, तो इवेपोरेशन विच इज अ सरफेस फेनोमेना वो इजीली हो रहा है। पर जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हो तो ऑफ कोर्स सरफेस पे अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी आएगा और सॉल्वेंट भी, तो डेफिनेटली सॉल्वेंट को कम जगह मिल रही है इवेपोरेट होने के लिए, तो उसका इवेपोरेशन का रेट कम हो गया, यानी वेपर प्रेशर कम हो गया। और बताओ जी। मैम 36 पेज। 36 पेज, चलते हैं जी आगे। हाँ जी बच्चे बोलो। मैम ग्राफ के ऊपर वाला पैराग्राफ समझा दो। ये ग्राफ और इसके ऊपर वाला पैराग्राफ, यानी ये सेंस पेपर, ये कह रहे हो ना बच्चे?
हाँ, ये ना वो है जो फ्रीजिंग पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है थ्योरेटिकल। जैसे मैंने तो ग्राफिकली समझा दिया और एक बात पक्की करा दी कि दुनिया का जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है वो फ्रीजिंग पॉइंट को कम करता है। इन्होंने कैसे एक्सप्लेन करा है सुनिए जी सब बच्चे। कहते हैं 0 डिग्री पे आइस और वाटर इक्विलिब्रियम में थे। ये ना ऊपर अगर आप बॉल्स गिनोगे ना तो बॉल्स बिल्कुल बराबर है, 7 इधर 7 इधर। ये बॉल से हम वेपर्स शो कर रहे हैं, दोनों के वेपर्स बराबर है, दोनों का वेपर प्रेशर सेम है, दे कोएग्जिस्ट। लेकिन अगर इस पानी में थोड़ा सा नमक डाल दो, 0 डिग्री पे ही इस पानी में थोड़ा सा तुमने डाल दिया नमक। अब नमक डालने से इधर वेपर प्रेशर कम हो गया, बिंदिया गिनो 4 है, इधर वो चल रही थी 7। अब इधर वेपर प्रेशर कम हो गया है तो आइस घुल घुल के डिसॉल्व होके इधर जाती रहेगी। ठीक है जी, इधर जाती रहेगी और इसका मतलब दिस फेवर्स ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एज शोन। और कब तक जाती रहेगी? जब तक वेपर प्रेशर सेम ना हो जाए। ठीक है, अब वो कहता है कि एट अ टेम्परेचर इक्वल टू नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी 0 डिग्री की अगर हम पानी की बात करें, कंप्लीट मेल्टिंग ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट वुड अकर। जो उस दिन संयम डिस्कस कर रहा था कि कंप्लीट होगा क्या, बट वो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इसको ना हिलाओ तो धीरे 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 सारा आइस इधर चला जाएगा। हालांकि मुझे लगता है नई एक स्टेज पे आके इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, कंप्लीट नहीं बोलना चाहिए। एनीवेज उस बात को ना छेड़े। अब अगर इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, अगर आप इस इक्विलिब्रियम को, सिंस वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट डिक्रीजेस मोर रैपिडली देन सॉल्यूशन एज टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड। अब वो कहता है आप क्या करो, टेम्परेचर कम कर लो। सॉलिड्स का वैसे ही बहुत गया गुजरा वेपर प्रेशर है, अब वेपर प्रेशर कम टेम्परेचर पे बड़ी जल्दी डिक्रीज करेगा। और हम ये चाहते हैं कि इतना डिक्रीज कर जाए कि एक स्टेज ऐसी मिल जाए जहां पे उन दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाए और वो लोअर टेम्परेचर पे मिलेगा, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। दिस इज अ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। हालांकि थोड़ी सी मतलब पसंद नहीं आती बच्चों को, ये अच्छे से समझ नहीं आती और हम इसलिए वरीड नहीं होते क्योंकि इस पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं बनता। तो देखो ये एक्सप्लेनेशन मैं कभी भी कॉपी में नहीं देती कि एम हम उस पर उलझते रहे और उस पर कोई क्वेश्चन बनना नहीं है। हाँ, छोटे मोटे क्वेश्चंस मैं देख रही थी, जैसे पिछले साल का टेस्ट पेपर में देख रही थी। तो जैसे ना हमने कहा कोई, मैंने पानी में चीनी डाली है ना, मैंने पानी में चीनी डाली, उसको फ्रीज करा, मैंने आपको डाटा दिया, आपने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लिया। जैसे नॉर्मल पानी 0 डिग्री पे फ्रीज कर रहा है, चीनी वाला पानी मान लो -3 डिग्री पे फ्रीज कर रहा है, तो -3 डिग्री पे क्या पूरा सोल्यूशन फ्रीज कर रहा है या फ्रीजिंग शुरू हुई है, क्रिस्टल्स, आइस के क्रिस्टल्स आए हैं? शुरू हुई। जैसे ना उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, द होल ऑफ द शुगर सोल्यूशन, कंप्लीट शुगर सोल्यूशन डिसॉल्व फ्रीजेस। तो ये तो वैसे ही गलत है। मैंने आपको एक दिन ऐसे भी क्वेश्चन पूछा था, आप दोबारा पूछते हो, मैंने पानी में नमक डाल के फ्रीज किया है, पानी फ्रीज हो रहा है कि नमक फ्रीज हो रहा है? पानी फ्रीज हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, सॉल्यूट तो पहले ही फ्रोजन है। ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत थ्योरी क्वेश्चन हम जरूर टच कर लेते हैं, वो भी अच्छे क्वेश्चंस के नाम पे। हालांकि ऑल इंडिया में ये चीजें नहीं आती हैं। एनीवेज, और कुछ बताएं बेटा। मैम बोलिए जी। मैम जो एनसीईआरटी में केबी और केएफ का जो टेबल बना हुआ है, मैम उसमें से था कि जैसे उन्होंने एग्जांपल दी है डाइइथाइल ईथर, उसमें मेरे पास ना एनसीईआरटी है, तो तू पेज बता दे जल्दी से। 53 मैम। 53। यस हाँ जी बोलो। मैम जो इसमें लास्ट सेकंड एग्जांपल है ना डाइइथाइल ईथर की, ये मुझे लगता है तेरे और मेरे ना पेजेस अलग है। मेरे पास तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर पहुंच गया है, तुम्हारे पास क्या है? अच्छा मिल गया, 51 पे है। बोलो। हाँ अब बोलो। डाइइथाइल ईथर। मैम इस वजह से इन्होंने केएफ की वैल्यू केबी से कम दिखाई हुई है, तो ये वैसी एक्सपेरिमेंटल है या इसका कोई रीजन भी है? केएफ की वैल्यू किसके लिए? डाइइथाइल ईथर के लिए। हाँ कोई रीजन होगा या एक्सपेरिमेंटल? हाँ, रीजन तो ऑफ कोर्स होगा, और अब हम +2 में है तो रीजन खुद भी सोच सकते हैं। चलो बैठ के सोचते हैं। जैसे मैं ना कल तक अपने लिए सोच रही थी कि जैसे मैं जब आपको ये एक्सप्लेनेशन दे रही थी, हालांकि मैं वो रिटर्न में भी दूंगी, कि नॉर्मली सॉल्वेंट्स के केएफ की वैल्यू केबी से ज्यादा होती है ना। तो वो केएफ केबी की वैल्यू ज्यादा क्यों होती होगी? केएफ का फॉर्मूला मैं सोच रही थी, केएफ का फॉर्मूला है टीएफ नॉट का स्क्वायर R इंटू टीएफ नॉट का स्क्वायर बाय LF इन 2000, है ना, अगर मैं लेटेंट वाला फॉर्मूला सोच रही हूँ तो इस, और फ्रीजिंग पॉइंट तो कम ही होता है ना बॉइलिंग पॉइंट से। इसका मतलब पक्का जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए वो बहुत कम होंगी। सोच के देखो प्रैक्टिकली, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बहुत कम होती होंगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से। दैट्स व्हाई केएफ की वैल्यू ज्यादा है। मैं न्यूमेरिकली सोच रही थी, हो सकता है ईथर के लिए थोड़ा सा अलग हो। ईथर वैसे भी हमने सुना है बहुत वोलाटाइल होता है, रूम टेम्परेचर पे भी उड़ जाता है ईथर्स। इट मींस ईथर्स के केस में हो सकता है एलएफ और एलवी में ज्यादा फर्क ना हो। ओके और बताओ जी। मैम बोलो जी।
मैं आपने एक बार बताया था ना भी आइसक्रीम पे सोल्ट लगाते ताकि वो मेल्ट ना हो। मैम तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में लिखा हो भी NaCl आइस मेल्ट करने के लिए यूज होती है। मैंने ये नहीं कहा था कि आइसक्रीम पे सॉल्ट लगा दे और वो मेल्ट ना हो। मैंने कहा था आइसक्रीम्स हम बर्फ वाले नॉर्मल बर्फ की बजाय नमक वाले पानी की बर्फ में रखते हैं, क्योंकि नमक वाला पानी की बर्फ लोअर टेम्परेचर पे अचीव हुई होती है, जैसे -10, -20 और -30, तो उससे कूलिंग अंदर ज्यादा होती है एंड द आइसक्रीम्स विल रिमेन कूलर फॉर अ लॉन्गर टाइम। अच्छा जी, अब मैंने आपसे बिना पूछे साइनॉप्सिस बंद कर दिए। आई गेस आपके डाउट्स नहीं थे, वरना इतनी देर में आपने बोल दिए होते। अब हमारे पास बचे हैं, और मेरी क्लास भी अभी, मतलब 5 मिनट बचे हैं मुझे लगता है। फटाफट से सोचो कोई अच्छा सा काम जो 5 मिनट में हो जाए। वो क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन बचे? जो कल का था 3.10। ओ हाँ, ये सही है, बहुत सही सोचते हो आप। लो जी, 3.10 क्वेश्चन है, और वो हो गया था ना आपकी क्लास में वो डेल्टा TF वाला क्वेश्चन, मतलब पीएच वाला। यस मैम यस मैम। यस मैम। ये सही याद कराया। देखो जी, ये क्वेश्चन हो गया था, ये क्वेश्चन, और इसके साथ आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, एक लेवल 2 का 27 और एक असाइनमेंट में भी ऐसा क्वेश्चन है, अब दोनों हो जाएंगे। कहते 6, ये सबसे आसान कैलकुलेशन था इसलिए मैंने ये लिया। 60 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 1100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। पहले तो इस बात को अच्छे से समझो, यूरिया यानी WB 60 ग्राम है, WA की वैल्यू कितनी है? 1100 माइनस 104 -60 1040 वन यानी जीरो 1100 से 60 1040 ग्राम। यस मैम। 1040 ग्राम, 1040 ग्राम है सॉल्वेंट। टू कीप डेल्टा TF बाय KF एज 1 मोल पर किलोग्राम, इसको अगर हम समझे 1 मोलर रखना है, वाटर सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ आइस। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे ना आइस वाली कॉन्सेप्ट के, आइस कितनी बनी, ये सिचुएशन वही है जो अभी मैं थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करी थी कि आपने ठंडा करना शुरू करा, वो फ्रीज होना शुरू हुआ, धीरे 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 उसमें से आइस सेपरेट होती रही, लिक्विड सॉल्वेंट कम बचता रहा। तो वो यही पूछ रहे हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन का एक ही टिप है, इसमें WA आपको दिया हुआ है, जैसे अभी भी 1040 दिया है, पर WA आप खुद निकालोगे। इन सारे क्वेश्चन की एक ही टिप है, WA क्वेश्चन में दिया है, पर वो WA आप खुद निकालोगे। ठीक है जी। तो डेल्टा TF इज IKF, सॉरी, डेल्टा TF इज IKFM, तो I की वैल्यू 1 है और डेल्टा TF बाई KF M है, और वो कहता है मोलैलिटी 1 किलोग्राम रखनी है। मैंने मोलैलिटी का फॉर्मूला डाला, जैसे कि मैंने आपको बोला WA खुद निकालो, तो वेट ऑफ सॉल्यूट 60, मोलर मास 60, कैलकुलेशन बहुत इजी, WA 1000 ग्राम है। अब जरा कंपेयर करो, आप कह रहे थे आपने सॉल्वेंट 1040 ग्राम से स्टार्ट किया है, ये डाटा कह रहा है इस टेम्परेचर पे आके ये 1000 ग्राम सॉल्वेंट बचा, तो 40 ग्राम कहाँ गया? आइस बन गई मैम। आइस बन गई। अब ये सारे क्वेश्चन मैं थोड़ा मिनिमाइज करती हूँ, क्वेश्चन नोट कर लो, आंसर नोट कर लो, या दोनों में से कुछ भी मत करो क्योंकि तुम्हारी बुकलेट में है। सो द आइडिया इज, ऐसे जितने भी क्वेश्चन है ना, आइस कितनी बनी, आइस कितनी थी, इन सब में WA आप खुद निकालोगे, और जो आपको WA क्वेश्चन में दिख रहा है और जो आपने निकाला है उनका जो डिफरेंस है एक्चुअली दैट इज, यानी जब इस स्टेज तक हमने ठंडा किया 40 ग्राम आइस की फॉर्म में चला गया, वो सॉलिडिफाई हो गया और लिक्विड सॉल्वेंट इतना अलग बचा। नोट कर लो इसको। मैम जो इनमें से आइस की जाएगा वो मतलब उनका जो डिफरेंस आएगा। एक सेकंड मेरी बात सुन ले। कल आते ही पहला काम क्या होगा, क्योंकि सिस्टम से चलेंगे ताकि हम बिल्कुल परेशान ना होए और टाइमली सारा काम हो जाए। अभी वैसे हमारे पास 2 लेक्चर हैं, कल आते ही पहले मैं RPS का डिस्कशन कर लूंगी, अगली पिछली सारी RPS चाट देना, पीछे कोई क्वेश्चन छोड़ा हुआ है वो भी। कल मैं एक फुल एंड फाइनल पूछूंगी कि किस RPS का क्या डाउट है ना। उसके बाद जो मैंने कुछ पॉइंट्स अभी सोचे हैं, आज मेरे मन में और आ जाएंगे कि अभी बताने हैं, ये क्वेश्चन कराने हैं, वो करा दूंगी, और फिर असाइनमेंट डिस्कशन शुरू हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी बेटा जी, एक जो इनिशियल आपको वेट दिया और जो अब आप क्वेश्चन में निकाल रहे हो उनका डिफरेंस आइस का अमाउंट है। ये नोट हो गया बच्चों? हाँ जी मुस्कान बोलो, डाउट है कोई?
हाँ ना बोलो, क्वेश्चन नोट हो गया? यस मैम। यस मैम। चलो टाइम भी अप है, जाऊं मैं फिर? यस मैम। ठीक है बेटा जी, अपना जो भी नॉट टू डन का था ना वो सारा कर लेना। अब सिर्फ डाउट्स बचेंगे, मतलब ऐसे तो खत्म ही नहीं ना होता, बहुत सारे क्वेश्चन मुझे पता है बच्चों से नहीं होने, मैंने कराने हैं।